नमस्कार दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। अंतर्राज्यीय संबंध इंटरस्टेट रिलेशंस को हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं अपितु राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती हैं। अतः संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए हैं। पहला, अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन। दूसरा, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता। तीसरा, सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता। चौथा, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। मतलब यह है कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो सफल क्यों है? इसलिए नहीं कि केंद्र राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और उनकी घनिष्ठ सहभागिता है। उनके सौहार्दपूर्ण संबंध हमेशा नहीं बने रह सकते हैं, लेकिन उनके अंतर संबंध जो है राज्यों के आपस में, वो भी एक मतलब महत्वपूर्ण कारक हैं। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र और राज्य के संबंधों से ही संघीय व्यवस्था अच्छे से चल पा रही, नहीं, उनके अंतर संबंधों का मतलब है राज्यों का आपस में संबंध। अंतर्राज्यीय संबंध का मतलब राज्य का राज्य के साथ संबंध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। ये तो जरूरी है ही कि केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे हो, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राज्य राज्य के संबंध भी बहुत अच्छे हो। और अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में 4 प्रावधान हुए हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है, मान लो कोई 2 राज्यों के बीच में जल विवाद को लेकर के कोई जल विवाद अगर मान लो है किसी नदी घाटी या किसी भी प्रकार का, तो उसका न्याय निर्णय होना आवश्यक है। और इंटरस्टेट रिलेशंस को अच्छा करने के निम्नलिखित 4 प्रावधान संविधान ने किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने किए हैं। उसमें एक तो अंतर्राज्यीय कोई जल विवाद है तो उसका न्याय निर्णय, ठीक। दूसरा, अंतर्राज्यीय यानी इंटरस्टेट परिषद यानी काउंसिल द्वारा समन्वयता लाना। इसके अलावा सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों, न्यायिक प्रक्रियाओं के द्वारा पारस्परिक मान्यता देना। इसके अलावा अंतर्राज्यीय व्यापार यानी इंटर स्टेट जो ट्रेड है, इसके अलावा वाणिज्य है, समागम है, उसको स्वतंत्रता देना। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता और समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया गया। संविधान ने तो किया ही है, संसद ने भी क्षेत्रीय परिषदों का मतलब है कि प्रोविंशियल काउंसिल्स का गठन इन्होंने किया है। अब हम समझते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद, और हमारे संविधान में कहाँ पर ये विवाद सुलझाने के लिए किस अनुच्छेद में इसका जिक्र हुआ है, किस भाग में हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। संविधान में भाग संख्या 11 जो है वह केंद्र राज्य संबंधों के बारे में 245 से 263 तक बटा हुआ है, ठीक है। और 245 से 263 के बीच में ही आता है 262। उसमें भी 2 प्रकार के संबंध हैं, एक तो विधायी संबंध और एक प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो 262 में क्या बताया गया है? संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। और ये जो पिछला ही चैप्टर है वो हमने पढ़ा है, और वहाँ 262 का जिक्र हमने किया भी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे 262, ये तो वित्तीय संबंध है। ये अगला जो भाग संख्या 12 है वहाँ पर आ जाते हैं वित्तीय संबंध। लेकिन प्रशासनिक संबंध जो है उसमें प्रशासनिक संबंधों में 256 से 263 तक बंटा हुआ है। विधायी संबंध 245 से 255 तक है। 245 से 255 तक विधायी संबंध है और 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। 200 जो 56 से 63 है उसमें 262 ये लिखा पड़ा, देखिए आप, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। अगर मैं आपको पूरा ही संबंध वापस याद दिलाना चाहूँ तो 245 में लिखा गया है कि संसद के द्वारा और राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार, ठीक। 246 कहता है कि संसद के द्वारा राज्य विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु क्या है, ठीक है, इस प्रकार। और 246 ए में वस्तु सेवा कर से संबंध में विशेष प्रावधान है। 247 में कहा गया है कि अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना जो है संसद कर सकती हैं। इसके अलावा 248 में कहा गया है कि विधायन की अवशेष शक्तियां जो हैं वो केंद्र में निहित रहती हैं। इसके अलावा
249 में कहा गया है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के संबंध में मामले पर भी संसद कानून बना सकती है। 249 में कहा गया है। 250 में कहा गया है कि राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है। 251 में कहा गया है कि 249 और 250, 249 में तो क्या है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाएगी संसद, 250 में क्या है, आपातकाल में कानून बनाएगी संसद। तो इन दोनों स्थितियों में 249 और 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बने कानून और राज्य विधायिका द्वारा बने कानून के बीच असंगतता जो है उसके बारे में 251 में लिखा गया है स्पष्ट रूप से। 252 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति या किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना जो है 252 के तहत लिखा गया है कि मान लो दो या दो से अधिक राज्य पर परमिशन देंगे तभी संसद ऐसा कर सकती है। एक वो कानून बनाने की शक्ति जो नए प्रकार की कानून बनाने की शक्ति है कि दो या दो से अधिक राज्य सहमति के द्वारा संसद को कानून बनाने की शक्ति दे सकते हैं। और मान लो किसी बाद में किसी स्टेट को लगा कि उसमें शामिल होना, उसी कानून को वो अपने राज्य में लागू करवाना चाहते हैं तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। अब उसमें संसद का अपने पास ये शक्ति है कि वो उसको शामिल करे कि न करे। इसके अलावा 253 जो है उसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन। इसके अलावा 254 में संसद द्वारा बने कानून और राज्य विधायक कानूनों के बीच में असंगति होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखिए 254 में तो क्या है, संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में असंगतता की स्थिति में क्या होगा, तो ये विधायी संबंध है। लेकिन 251 में जैसा कि मैंने बताया 249 में तो राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाएगी संसद, 250 में आपातकाल में कानून बनाएगी संसद और 251 में 249 और 250 की स्थिति में बनाए गए कानूनों में अगर मान लो राज्य विधायिकाओं के द्वारा और संसद के बीच में अगर कानूनों की असंगतता हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो 251 में। 254 में क्या है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के में राज्य विधायक के बीच असंगतता के मामले में क्या होगा। 255 में लिखा है कि अनुशंसाओं और पूर्व अनुमोदनों को प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत है। 256 में लिखा है, ये अब नया संबंध शुरू हो जाएगा, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध शुरू हो जाएंगे क्योंकि 245 से 255 तक ही आपके विधायी संबंध हैं, 255 से 263 तक के आपके ये प्रशासनिक संबंध है। 256 में लिखा है राज्यों तथा संघ की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। 257 में लिखा है कतिपय मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। ठीक है। 257A में क्या था अब निरस्त कर किया जा चुका है, लेकिन 258 में कतिपय मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। ठीक है। इसके अलावा 258A है वो राज्यों के संघ को कार्य करने सौंपने की शक्ति है, राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति जो है 258A में लिखी हुई। इसके अलावा 259 में जो है वो निरस्त हो चुकी है। इसके अलावा 260 जो है वो भारत के बाहर के भूभागों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र जो है। इसके अलावा 261 में सार्वजनिक क्रियाकलाप, अभिलेख और न्यायिक प्रक्रिया। इसके अलावा 262 में जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटी के पानी से संबंधित विवादों पर न्याय निर्णय और 263 में अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित प्रावधान। तो अंतर्राज्यीय संबंधों में 262 और 63 बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्टेड रिलेशन ही पढ़ रहे हैं और इसमें हम 262 जिक्र किया तो हमने देखा कि नदी घाटी और इसके जल विवाद से संबंधित निर्णय जो है वो संविधान में अनुच्छेद 262 में है। इसमें क्या प्रावधान है 262 में, दो प्रावधान है यहाँ पर। पहला प्रावधान है कि संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल प्रयोग, बंटवारे, नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है संसद। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर प्रावधान है कि संसद ये भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में न ही उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्र का प्रयोग करे, ये भी प्रावधान कर सकती हैं। तो इस प्रावधान के अधीन संसद ने दो कानून बनाए, एक तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 बनाया है इसी प्रावधान के अंतर्गत 262 के अंतर्गत। इसके अलावा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 लाया हुआ है। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियंत्रण और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने के हेतु की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो अनुच्छेद 263 भी जरूरी है, लेकिन वो अंतर्राज्यीय परिषदों से संबंधित है। अंतर्राज्यीय विवाद 262 के अंतर्गत आते हैं।
अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो 1956 है, केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय की गठन की शक्ति प्रदान करता है। मतलब 262 को सेटल करने के लिए जो कानून बनाया गया अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, ये मतलब राज्यों को या केंद्र सरकार को ये अधिकार देती है कि वो एक अस्थायी न्यायालय के गठन की स्थापना शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद जो ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो, वो उच्चतम न्यायालय अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायिक तंत्र की आवश्यकता इस प्रकार होगी है। अंतर्राज्यीय जल निपटारे के अलावा न्यायिक तंत्र की जो बना क्या उसकी आवश्यकता क्या है, तो पहली है, यदि जल विवादों से विधिक अधिकार या हित जुड़े हुए हैं तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राज्यों के मध्य जल विवादों की स्थिति में उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है। कब? जब किसी के अधिकार विधिक अधिकार या हित जुड़े हुए हैं। लेकिन इस संबंध में विश्व में विभिन्न देशों में अनुभव किया गया है कि जल विवादों में निजी हित सामने आ जाते हैं तो मुद्दे का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता है। अब तक 2016 केंद्र सरकार 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है। इन न्यायाधिकरणों के नाम जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम बढ़ते हैं अंतर्राज्यीय परिषदों की ओर। अंतर्राज्यीय विवाद जो है 262 के अंतर्गत देखा। अब 263 में हम देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषदें। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय ये महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह परिषद का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन प्रक्रिया को परिभाषित या निर्धारित कर सकता है। अब हम विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरणों का समय समय पर जो गठन हुआ वो देख लेते हैं, और ये आपके मेंस राइटिंग रिटर्न में जो है बेहद काम के हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है चलते ही रहते हैं और ये मुद्दे चर्चा में आते रहते हैं। तो देखते हैं कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1, क्योंकि इसी तरह का एक जो कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण है वो एक और बनेगा, इसलिए इसको मैं एक कह रहा हूँ। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण फर्स्ट जो है वो 1969 में महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश संबंधित राज्यों से मतलब जो विवाद था उसके लिए बनाया गया था। ये न्यायाधिकरण कृष्णा जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है 1969 में बना, ये भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा बनाया गया। इसके अलावा मतलब इसमें गोदावरी जल विवाद में महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तीनों तो है ही कृष्णा जल विवाद वाले सेम स्टेट, क्योंकि कृष्णा जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य हैं। लेकिन गोदावरी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और ओडिशा भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण देखें तो ये भी 1969 में बना। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा रावी और व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण देखें तो 1986 में बनाया था इसको, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से संबंधित है रावी व्यास, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कावेरी जल विवाद देखें न्यायाधिकरण तो 1990 में बना। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मध्य हैं कावेरी। इसके अलावा कृष्णा जल विवाद सेकंड देखें तो ये 2004 में बना। स्टेट वही हैं फर्स्ट वाले, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण देखें 2010 में बना। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश 2 स्टेट हैं। इसके अलावा महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 में बना। गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य हैं। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण जो हैं ये 2018 में बना। ओडिशा और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण फर्स्ट जो है ये 1969 में बना और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के मध्य हैं, और जो द्वितीय है वो 2004 में बना। इसके अलावा गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में बना। 1969 में 3 जल विवादों का निपटारा होता है। एक तो कृष्णा जल विवाद फर्स्ट, सेकंड 2004 में बना था, और इसके अलावा 1969 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसके अलावा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मध्य हैं। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण फर्स्ट वाले में जो सेकंड वाले में दोनों में जो शामिल है वो तीनों स्टेट तो है ही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा गोदावरी जल विवाद में और अलावा है वो है मध्य प्रदेश और ओडिशा।
रावी और व्यास न्यायाधिकरण 1986 में बना, पंजाब हरियाणा राजस्थान के मध्य। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण कर्नाटक केरल तमिलनाडु पुडुचेरी के बीच 1990 में बना। इसके अलावा वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य बना। इसके अलावा महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 2010 में बना। 2010 में वंशधारा और महादायी दोनों बने। वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण और महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है बने 2010 में। और वंशधारा उड़ीसा आंध्र प्रदेश के मध्य है और महादायी जो है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य है। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है 2018 में बना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य है। यद्यपि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों को निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त है, तथापि अनुच्छेद 263 निम्नानुसार इसके कर्तव्यों का उल्लेख करता है। निम्नानुसार 263 में क्या कहा गया है, देखिए 3 यहाँ मैं आपको बातें बताऊंगा। पहली कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना 263 में मतलब शामिल है। इसके अलावा दूसरा, उन विषयों पर जिनमें राज्यों, केंद्र तथा राज्यों का समान हेतु अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना, ये भी 263 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति और इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना भी 263 में शामिल है। परिषद के अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने तथा सलाह देने के लिए कार्य उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवाद निर्णयों के अधिकार क्षेत्र के संपूरक हैं। मतलब ये हैं कि परिषद के जो अंतर राज्यीय विवाद हैं, परिषद काउंसिल में ऐसे विवादों पर जांच करने, परिषद और सलाह देने के लिए कार्य जो है उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के न्याय निर्णय क्षेत्र के संपूरक हैं। मतलब उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद में जो 131 में जो वो सलाह देता है सरकारों को, उसी तरह से जिस प्रकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है 131 के अंतर्गत सलाह देता है, उसी प्रकार 263 के अंतर्गत जो है ये परिषद जो है इन केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य जो है काम करता है। परिषद किसी विवाद चाहे कानूनी या अथवा गैर कानूनी का निष्पादन कर सकती है, किंतु इसका कार्य सलाहकारी है, न कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य निर्णय। तो ये सलाह दे सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 263 के उपरोक्त उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित विषयों पर नीतियों और क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए निम्न परिषदों का गठन कर चुका है। राष्ट्रपति 263 के अंतर्गत किन किन परिषदों का गठन किया गया है इसके द्वारा, तो इसमें एक तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद का गठन किया गया है। इसके अलावा बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद जो है कब गठित हुई, तो ये मूलतः स्वशासन की केंद्रीय परिषद है, 1954 में से गठित किया गया था। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकार या आयोग 1983 से 1988 हमने पढ़ा पीछे, तो उसकी सरकार या आयोग जो 1983 में गठित हुआ, 1988 में अपनी रिपोर्ट देता है। उसने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए सरकारी आयोग ने। इसने संस्तुति की कि अंतर्राज्यीय मतलब परिषद जो है इसी अनुच्छेद 263 के अधीन अन्य संस्थाओं से अलग करने के लिए अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है। आयोग ने संस्तुति दी कि परिषद को अनुच्छेद 263 की उपधारा ख और ग में वर्णित कार्यों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सरकारी आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। 1990 में इसका गठन किया गया और इस परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है अंतर्राज्यीय परिषद का, वो होता है प्रधानमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है वो भी इसके हिस्से होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल भी इसके हिस्से होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यानी गृह मंत्री सहित जो है वो सारे के सारे इसके हिस्से होते हैं।
परिषद के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा निमित्त 5 कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री जो हैं स्वतंत्र प्रभाव परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। यानी इस काउंसिल के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं वो मंत्री। ये परिषद अंतर्राज्यीय केंद्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों संबंधों के विषयों पर संस्तुति करने वाला निकाय है। इसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर इनके मध्य परीक्षण, विचार विमर्श, सलाह से समन्वय को बढ़ावा देना। विस्तार पूर्वक इसके कार्य निम्नलिखित हैं परिषद के। पहला है कि ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्यों अथवा केंद्र के साझा हित निहित तो ठीक बात है। दूसरा इसका काम है परिषद का कि इन विषयों पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। इसके अलावा एक दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के सामान्य हित में अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों। परिषद की एक वर्ष से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी बैठकें पारदर्शी होती हैं तथा प्रश्नों पर निर्णय एक मत से होता है। परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत न्याय के लिए की गई थी। इसका जो परिषद का गठन है वो 1990 में वीपी सिंह जनता दल सरकार ने किया था और 1996 जो है उस 96 में इसकी एक स्थायी समिति की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थायी समिति की स्थापना हुई उस समय इस परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा के लिए इसमें निम्नलिखित सदस्य थे। मतलब सदस्य इसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। उस समिति में एक तो होता है केंद्रीय गृह मंत्री, यानी अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री होता है। इसके अलावा 5 कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा 9 मुख्यमंत्री। परिषद के सहायतार्थ एक सचिवालय होता है जिसे अंतर राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई, मतलब सचिवालय की। और इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। इसका प्रमुख कौन होता है? भारत सरकार का सचिव होता है। 2011 से ये सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। 2011 से यही सचिवालय जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की समिति का सचिवालय। अब हम समझते हैं लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। अतः यह संभव है कि एक राज्य के कानून और दस्तावेज दूसरे राज्यों से अमान्य, एक राज्य के कानून जो है दूसरे राज्यों में अमान्य हो। बात तो सही है, एक राज्य के कानून दूसरे राज्यों में अमान्य हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास और साख उपवाक्य हैं जो इस प्रकार वर्णित है। क्या है देखिए, पूर्ण विश्वास और साख उपवाक्य, उसमें लिखा है पहला बिंदु कि केंद्र राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में विश्वास एवं साख प्रदान की गई हैं। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी और कार्यकारी दोनों कानून निहित हैं। सार्वजनिक दस्तावेज में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वाह में बनाए गए दस्तावेज शामिल हैं। मतलब यह है कि केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों और न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की गई हैं। लोक अधिनियमों में सरकार के विधायी एवं कार्यकारी दोनों कानून निहित हैं। सार्वजनिक दस्तावेजों में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वाह के लिए बनाए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाहियाँ जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में की जाती हैं, सिद्ध की जाती हैं तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएंगी। मतलब यह है कि ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड अथवा कार्यवाहियाँ जिस प्रकार जिन परिस्थितियों में सिद्ध की जाती हैं तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएंगी।
इसका अर्थ है कि उपरोक्त वर्णित सामान्य नियम के प्रमाण को प्रस्तुत करने तथा ऐसे अधिनियम रिकॉर्ड कार्यवाही का एक राज्य का दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित हैं। भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। इस न्यायिक निर्णय पर बिना किसी नए मुकदमे की आवश्यकता के ये नियम केवल दीवानी निर्णय पर लागू होता है तथा फौजदारी निर्णय पर लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में किसी राज्य के न्यायालयों को दूसरे राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम समझते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है भाग दे रखा है हमारा पूरा, और इसमें भाग जो हमारा है 13, भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 में भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। भाग 13 में 301 से 307 तक। अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाना और देश में व्यापार वाणिज्य और समागम के अबाध प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना है। इस प्रावधान से स्वतंत्रता राज्य अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम पर भी है। अतः किसी राज्य की सीमा पर या पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वयं अन्य प्रावधानों यानी कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 302 से 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर जो भाग संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 302 से 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र। इस प्रकार तो इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए संविधान में जो हमारा अनुच्छेद 302 से 305 है, उन प्रावधानों को छोड़ करके, मतलब 302 से 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़ करके 301 में दी गई स्वतंत्रता जो है अन्य सभी प्रावधानों पर, मतलब अन्य सभी प्रावधानों सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र हैं। 302 और 305, 302 से लेकर के 305 तक जो है 302, 303, 304 और 305 इनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और इसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़ दें तो बाकी सब में 301 लागू होती हैं। और उसका कहने का मतलब ये है कि राज्यों के भीतर भी जाकर के एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर के व्यापार कर सकता है। और इस प्रकार के उदाहरण बहुत सारे हैं। यूपी के लोग जो हैं राजस्थान में पानी पकौड़ी बेचते हैं यहाँ करके, बहुत सारे इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। अब हम इन प्रतिबंधों को समझे। 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा अन्य प्रावधानों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से समझा जा सकता है 302 से 305 तक वाले प्रतिबंध लागू होंगे, बाकी नहीं होंगे। संसद द्वारा सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा भारत के किसी भाग में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य अथवा उस राज्य के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती, किंतु इस उद्देश्य हेतु विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती हैं जो उस संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। मतलब यह किसी राज्य की विधायिका है और दूसरे राज्य अथवा किसी संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर टैक्स लगाना चाहे तो लगा सकती है जो संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। ये प्रावधान राज्यों पर विभेदकारी करों के रूप में लगाने का निषेध करता है। मतलब ये प्रावधान जो है राज्यों पर विभेदकारी करों के लगाने का निषेध करता है। मतलब अलग अलग टैक्स नहीं लगा सकते। आपको टैक्स लगाना है तो सभी राज्यों पर एक समान कर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन है। वे विधियां जो केंद्र अथवा राज्यों के पक्ष में एकाधिकार के लिए पूर्व निर्दिष्ट हैं, एकाधिकार के लिए
उनके अधीन है। इस प्रकार संसद अथवा राज्य विधायिका संबंधित सरकार द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक शामिल हो अथवा आंशिक रूप से शामिल हो या नहीं हो, जारी रखने के लिए कानून बना सकती हैं। मतलब ये है कि स्वतंत्रता जो 301 के अंतर्गत मिली हुई है वो राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन है। राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन होने का मतलब है कि ऐसी विधियां जो केंद्रीय राज्यों के पक्ष में एकाधिकार के लिए पूर्व निर्दिष्ट हैं, एकाधिकार के लिए पहले से निर्दिष्ट हैं, उन विधियों के अधीन है। इस प्रकार संसद अथवा राज्य विधायिका संबंधित सरकार द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग के सेवा में एक सामान्य नागरिक शामिल हो, जिसमें शामिल नहीं हो, आंशिक रूप से शामिल हो, पूरा ही शामिल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वो उसे जारी रखने के लिए व्यापार को, उद्योग को या व्यवसाय को, सेवा को कानून बना सकती हैं। मतलब वो, क्योंकि वो राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन आती हैं। ठीक है। संसद व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकते हैं। इसे प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। संसद द्वारा प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति तथा कार्य दे, संसद इस प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति अथवा कार्य दे सकती है, किंतु अभी तक ऐसे किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। ये प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ, लेकिन ये प्राधिकरण के संबंध में संसद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती हैं। बात करते हैं क्षेत्रीय परिषदें। तो क्षेत्रीय परिषदें सर्वाधिक क्षेत्रीय परिषदें जो हैं सांविधिक निकाय हैं, न कि सांविधानिक। सांविधिक निकाय अलग होते हैं, सांविधानिक निकाय अलग होते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय परिषद जो होते हैं वह सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक निकाय नहीं हैं। अंतर्राज्यीय परिषद जो हैं वो आपके संवैधानिक निकाय हैं। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र संविधान में है। अंतर्राज्यीय परिषद हैं वो अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उसका गठन कर सकता है, तो वो संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो ये सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक नहीं है। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। ठीक है, इस प्रकार बनाया गया है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है: उत्तरी, मध्य पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है जो सांविधिक निकाय हैं। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं, कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सम्मिलित हैं देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र एवं संचार के साधन, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध एवं आर्थिक संबंधों की आवश्यकता। इसके अलावा सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: पहला, केंद्र सरकार का गृह मंत्री, मैं बता चुका हूँ ऊपर। इसके अलावा क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। इसके अलावा क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री भी। इसके अलावा क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषदों से सलाहकार मतलब बैठक में बिना मताधिकार के रूप में संबंधित हो सकते हैं: योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। मतलब देखिए, मैं बता रहा हूँ कि इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति जो हैं क्षेत्रीय परिषद में सलाहकार के रूप में संबंधित हो सकते हैं बैठक में बिना मताधिकार के। और कौन कौन हो सकते हैं? योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। इसके अलावा क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव। इसके अलावा क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहभागिता और समन्वयता को बढ़ावा देना है। ये परिषदें आर्थिक, सामाजिक योजना और भाषाई अल्पसंख्यक, इसके अलावा सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श तथा संस्तुति करती हैं। ये केवल चर्चात्मक और परामर्शदात्री निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य अथवा कार्य जो हैं विस्तार पूर्वक निम्नलिखित हैं। क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों को बताऊं तो मैं, पहला है भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण प्राप्त करना। ठीक, एक तो देश के एकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय परिषदों का। दूसरा इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है, वो है तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई, इसके अलावा विशेषतावाद के विकास को रोकने के लिए सहायता करना।
इसके अलावा विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण अथवा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चल सके। इसके अलावा केंद्र तथा राज्यों को सामाजिक आर्थिक विषयों पर एक दूसरे से सहायता करने में एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान में सक्षम बनाना। मुख्य विकास योजनाओं के सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना। इसके अलावा देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना भी क्षेत्रीय परिषदों का महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर परिषद की। तो उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। ये 1971 का अलग नियम है और उसका नाम है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। इस के सदस्यों में पूर्वोत्तर परिषद में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम सम्मिलित हैं। मतलब उधर वाले सारे, असम तो है ही बड़ा, अरुणाचल प्रदेश ऊपर, इसके अलावा फिर मिजोरम है, मणिपुर है, फिर त्रिपुरा है नीचे की तरफ, मेघालय है ही नीचे की तरफ, इसके अलावा सिक्किम ऊपर वाला, फिर नागालैंड बीच में छूट गया, वो सारे सम्मिलित हैं। ठीक, इस के कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं, कुछ अतिरिक्त कार्य भी इसके बाकी क्षेत्रीय कार्य वालों से अम्परिक कार्य हैं। यह एक एकीकृत एवं समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती हैं जिसमें साझे महत्व के सब विषय सम्मिलित हैं। इसे समय समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। अब हम बात करें क्षेत्रीय परिषदों की, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी इसका जो है वो है कोलकाता में। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय वो है मुंबई में है, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वो है चेन्नई में। फिर से देख लीजिए, उत्तर में नई दिल्ली है इसका मुख्यालय, मध्य में देखें तो वो प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कोलकाता, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में मुंबई, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में चेन्नई इसके मुख्यालय हैं। ठीक है, नई दिल्ली मुख्यालय है, प्रयागराज है, कोलकाता है, मुंबई और चेन्नई है। ठीक है, बात करते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों की। तो इसमें नई दिल्ली की साइड है तो पंजाब है, इसमें हरियाणा है ही, पंजाब हरियाणा तो हो ही गए, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश तीनों ले लीजिए। इसके अलावा राजस्थान भी हैं, दिल्ली भी हैं, और पंजाब हरियाणा आ गए तो चंडीगढ़ तो हुआ ही हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसमें शामिल हैं उत्तरी में। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ आप ले लीजिए छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड को, तो ये 4 शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें आप ले लीजिए बिहार के साथ पश्चिम बंगाल तो आ ही गया, इसके अलावा उड़ीसा और झारखंड तो आ ही गए। ठीक, तो ये हैं 4। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद देखें तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात तो है ही है, गोवा भी आ गया साथ में, दमन एवं दीव भी है, और दादरा एवं नगर हवेली भी मुंबई इसका मुख्यालय है। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु आ ही गए, और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना तो आ ही गया, और केरल और पुडुचेरी तो हो ही गए। तो कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल तो है ही, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो है ही, और पुडुचेरी इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। बात करते हैं अंतर्राज्यीय संबंधी अनुच्छेद 1 नज़र में, तो अनुच्छेद 261 से 307 तक इसमें शामिल हैं, जो अंतर्राज्यीय मतलब संबंधी हैं। तो उसमें देखिए, एक तो 261 से शुरू होता है, जो भाग 11 में आ जाता है 263 तक में। ठीक है, फिर 301 से वापस शुरू होता है, और 307 तक ये सारे व्यापार से संबंधित अंतर्राज्यीय संबंधित हैं। तो देखिए 261 है, उसमें लिखा है लोक लेखा, अभिलेख और न्यायिक प्रक्रिया। ये लोक लेखा की पारस्परिक मान्यता की आदि से संबंधित हैं। इसके अलावा
262 देखें तो वो हैं अंतर्राज्यीय नदियाँ जल नदी काटने जल विवाद संबंधित हैं, जल संबंधी विवाद। इसके अलावा 263 में राज्यों के बीच समन्वय से लेकर के हैं, तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित हैं 301 से 307 तक। 301 में व्यापार वाणिज्य एवं व्यावहारिक लेन देन लिखी हुई है। 302 में व्यापार वाणिज्य एवं व्यावहारिक लेन देन पर प्रतिबंध की संसद की शक्तियाँ हैं। इसके अलावा 303 में लिखा व्यापार वाणिज्य संबंध में केंद्र राज्यों के विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध है। इसके अलावा 304 में राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य और व्यावहारिक लेन देन पर प्रतिबंध है। इसके अलावा पहले से लागू कानूनों और राज्यों के एकाधिकारों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा लिखी हुई है। 305 में 307 में पहली अनुसूची के भाग बी के कतिपय ये निरस्त किया जा चुका है। वैसे तो 307 में लिखा है 301 से 304 तक सन्निहित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति करना। 307 में 301 से 304 का मतलब है कि इसका मतलब हुआ कि व्यापार वाणिज्य और व्यावहारिक लेन देन 301, 302 इस पर प्रतिबंध। इसके अलावा 303 मतलब कुछ प्रतिबंधों के साथ संसद की शक्तियाँ मिलती हैं इसमें, मतलब प्रतिबंध लगा सकती है संसद। इसके अलावा अंतर व्यापार वाणिज्य संबंध में केंद्र राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। और 304 राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य और व्यावहारिक लेन देन पर प्रतिबंध। तो इस प्रकार ये हमारा प्रावधान पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे, लेकिन अगले भाग में।